आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ईवीएस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 16 और 17। कल के वीडियो में हम लोगों ने लेसन 14 और 15 को कवर किया था। ये सीरीज आप लोगों के सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस सीरीज के नाम से। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी होंगी पिछली वीडियोज वो लोग देख लेंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेसन 16 का क्या नाम है? कौन करेगा यह काम। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली दिया हुआ है, इसका सार यही है कि जो हमारे लिए काम करते हैं वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, इस बारे में दिया हुआ है। जैसे लोग सफाई करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हीन नजरों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों का ही कूड़ा कचरा उठाते हैं और उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, अछूत माना जाता है। तो ये सारी बातें गलत है। यही स्टोरी है इस लेसन में। तो स्टोरी को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दी हुई है स्टोरी इसमें? ये दी हुई है कि क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? इन लोगों को भी ये काम करना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये लोग भी अपनी आजीविका के लिए ऐसे काम करते होंगे। और कोई भी काम बुरा नहीं होता है, सारे काम इक्वल होते हैं, चाहे जो कोई भी काम हो, और सारे लोगों को सारे काम करने चाहिए। ये दिया हुआ है। इन लोगों को जो हमारा ही कूड़ा कचरा उठाते हैं उन लोगों को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक फिगर दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। आगे इसमें क्या है, एक स्टोरी दी हुई है। क्या है ये स्टोरी, पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टोरी है पुरानी यादें। गांधी जी की स्टोरी दी हुई है, पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है इस स्टोरी में। नारायण यानी बाबला। कौन है नारायण का नाम? यानी बाबला नाम है उसका। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में, उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर, वर्धा कहाँ पे है? वर्धा स्थान पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। शहर के पास एक गांव में रहने गए। कौन? गांधी जी। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने गांव वालों एक सेकंड उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता क्या? उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी सीखना एक कला है। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना
कभी नहीं छोड़ा। इस स्टोरी को नारायण भाई देसाई ने लिखा है। कहाँ से है ये उनकी कविता है, संत शरण रस जो है संविता से, वहां से लिया गया है। ये थी स्टोरी की जो है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम बराबर होते हैं और सभी को करना चाहिए। ये था इस स्टोरी में। एक कहानी और दी हुई है, किसकी है ये कहानी देखते हैं। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। कितनी? 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के गोरेगांव में। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। और वो नन्हे भीम थे कौन? भीमराव अंबेडकर थे। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। ये है स्टोरी इनकी कि किस तरह से लोगों के अंदर छुआछूत था। आज भी बहुत बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा छुआछूत आज भी है। ये क्या स्टोरी है? स्कूल में एक बातचीत हो रही है। क्या है? मैं हेतल हूँ और यह मीना है। ये दो लड़कियां हैं, इनकी बात है। ये आपस में बातें बता रही हैं कि हेतल और मीना, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मीना बोलती है, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न फिर पूछा जाता है, सब बच्चे? बोलती है, नहीं, सब बच्चे नहीं करते, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध। इस तरह से हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है। ये सारी स्टोरी है। ये हो गई स्टोरी और ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं था, यही था कि सारे लोग इक्वल हैं और सबको सारे काम करना चाहिए। किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी काम को या अछूत जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ते हैं। 16 लेसन कंप्लीट हुआ हम लोगों का। 17 लेसन पढ़ते हैं कि क्या है 17 लेसन में। 17 लेसन का नाम क्या है? फांदली दीवार। क्या है? फांदली दीवार। ये लड़कियों की स्टोरी है। चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007। क्या ये इन लड़कियों की स्टोरी है? पढ़ते हैं कि क्या दी हुई है इस स्टोरी में। इसमें दिया हुआ है, क्या है? अफसाना मंसूरी है। अफसाना मंसूरी कोई लड़की है, उसकी स्टोरी है। तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेदभाव की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। इसमें जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की गई है, इसलिए ये स्टोरी दी हुई है। और जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो है सीटेट के एग्जाम में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है? आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। स्टोरी में आगे क्या है? एक मुलाकात। क्या है इसमें पढ़ते हैं हम लोग। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रेलवे स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहाँ पे है? मुंबई में है। वहां स्टेशन से उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी बढ़ो, इनसे हमारी क्या मुलाकात हुई। क्या है? मिलो इस अनोखी टीम से। इसमें क्या दिया हुआ है? अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से।
ये थी इनकी टीम। ये लड़कियां पहले तो जरा चुप थी, जब शुरू हुई तो बस बस मतलब बोलती ही गई। जरीन ने शुरुआत की, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। कौन? जरीन। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता कि क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। किसके? जरीन के पापा के। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। आगे स्टोरी में क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो है शिक्षण संकेत में क्या दिया हुआ है, पेडागोजी से पूछा जा सकता है। बच्चों के अपने खेल के अनुभव को सुने। उन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले, ये सब इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। फिर हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? उन बच्चियों से क्वेश्चन किया गया। फिर क्या था, खुशनूर क्या बोलती है, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया, जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना क्या बोलती है, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। किसकी मम्मी? अफसाना की। आफरीन क्या बोलती है, हाँ हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम 3 बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती है। दादी आज भी हमें डांटती है। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है, खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं। वे हमें खेल के पैंतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े। वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने। फिर इस स्टोरी में क्या है, फिर क्वेश्चन किया जाता है कि अपनी टीम के बारे में बताओ। तो क्या बोलती है एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना, इसलिए उन्हें अजीब लगता था। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते थे, उन्हें लगता कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना बोलती है, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। फिर दूसरी लड़की क्या बोलती है, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं, हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केटबॉल में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। आफरीन क्या बोलती है, सर कहते हैं तुम ये सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो, अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते और कह देते, चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। इसमें क्या है, फिर गेम्स मतलब टीम के बारे में दिया हुआ है कि हमें टीम जो है टीम में रहना चाहिए या टीम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये है।
फिर एक लड़की क्या बोलती है, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नजर से देखें। हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। फिर का क्या है, अपनी टीम के बारे में और बताओ। फिर क्या बोलती है कि एक लड़की क्या फिर बोलती है कि हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमें यह सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच शोलापुर में हुआ था। जरीन बोलती है, जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थी। वे हम सबसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। इसमें क्या दिया हुआ है, बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। ये सारे जो पॉइंट होते हैं, ये सब आप लोगों को जो पेडागोजी पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है, उसको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। फिर मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वह मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता, हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। ये एक टीम का कार्य है। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो भी हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक टीम के खिलाड़ी हैं। टीम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये है। आफरीन क्या बोलती है, शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है, हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी समझना जरूरी है। ये है स्टोरी। आगे क्या है फिर, हमने कहा यहाँ तक पहुंचे हो, अब आगे क्या। फिर क्वेश्चन किया जाता है कि अब आगे क्या करोगे। फिर अफसाना बोलती है, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें, यह करके दिखाएं। ये सब है इन लोगों के सपने। शिक्षण संकेत में फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। खुशनूर क्या बोलती है, खुशनूर बोलती है कि सच में देखो तो आज हम हैं वह हमें आसानी से खुशनूर क्या बोलती है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर वो चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा हो। अफसाना क्या बोलती है, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहां घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि लिंग भेदभाव की बात की हुई है। फिर एक लड़की क्या बोलती है, अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ
5-6 साल का है, वह भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूं खेलूंगा। अफसाना क्या बोलती है, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फायदा होता है खेलने से यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूं ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहे कि वो मेरे जैसे बने। ये स्टोरी है इन लोगों की। इसमें जेंडर इक्वलिटी की ही बात की गई है कि सारे बच्चों को एक समान समझना चाहिए, सारे बच्चों को एक जैसे खेल खेलने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आफरीन क्या बोलती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। कौन बोलता है, खुशनूर बोलती है। आफरीन क्या बोलती है, यह जानकर बहुत खुशी हुई। अजीब फिर क्वेश्चन क्या जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन लोगों से, वो क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में अखबार में आया, मतलब उन बच्चियों के बारे में अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा। यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन क्या बोलती है, जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां क्या बोलती हैं, हाँ हमारी भी यही इच्छा है। कोच सर के बारे में क्या दिया हुआ है, इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान। कौन है? नूर खान ने बताया इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। क्या नाम है प्लेग्राउंड का? बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यह के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते, उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियां महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड किसने बनवाया था? कौन थे वो? मुस्तफा खान थे। ये थी स्टोरी। ये इसमें क्या दिया हुआ है, लिंग भेदभाव की दीवार भी जो थी उन लोगों के सामने, उस दीवार को ये लड़कियां फाड़ चुकी थी। ये थी स्टोरी पूरी। ये हो गई स्टोरी, लेसन कंप्लीट हो गया। ये हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट किया। कल के वीडियोस में हम लोग फिर से नया लेसन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो भी हमने आप लोगों को बताए। पहले चैप्टर में भी था कि छुआछूत नहीं करना चाहिए, सारे काम इक्वल होते हैं, सभी को करने चाहिए। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि जेंडर इक्वलिटी रखनी चाहिए। सभी बच्चे एक समान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सारे खेल एक समान होते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही सीख मिलती है इस लेसन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।